जी हां, अलग हो गए तृणमूल और कांग्रेस। सरकार से अलग हो गए तृणमूल के मंत्री और फिर ये कहा कि वोटिंग करानी चाहिए सरकार को एफडीआई के फैसले पर। इस पर सरकार ने इनकार कर दिया है। आज क्या क्या हुआ इस पर नजर डाल लेते हैं। तृणमूल के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा पहले प्रधानमंत्री को दिया, फिर वो मिलने गए राष्ट्रपति से। सभी 6 मंत्रियों ने पहले प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपा। प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने के बाद तृणमूल ने सरकार से समर्थन वापस लिया, राष्ट्रपति के पास गए, समर्थन वापस लिया, राष्ट्रपति को समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपी। राष्ट्रपति को समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंपने के बाद अब केंद्र सरकार अल्पमत में आ गई है। अल्पमत में आ गई है, हालांकि उसे बाहर से समर्थन है, दलों का बाहर से समर्थन है अभी भी, समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, जनता दल सेक्युलर का। बंगाल के 24 परगना में ममता ने आज रैली की। रैली करने के बाद कहा कांग्रेस का हाथ छोड़ा है, आपका हाथ थामूंगी। रैली में ममता ने कहा कि कांग्रेस का हाथ छोड़ा है, आपका हाथ थामूंगी। जनता से कहा कि आपका हाथ थामूंगी। अल्पमत में आज सरकार कैसे आई है ये देखिए। सरकार के पास 205 कांग्रेस के हैं, 18 डीएमके के हैं। डीएमके के 18 के साथ साथ 9 सांसद लोकसभा में एनसीपी के हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार की पार्टी के हैं। फिर अजीत सिंह की आरएलडी के 5 सांसद हैं और अन्य इनके अलावा 19 सांसद हैं। तो सरकार के पास, सरकार के अंदर, सरकार में शामिल जो दल हैं उनकी संख्या है 256, यानी 15 कम बहुमत के 271 के आंकड़े से। 271 का आंकड़ा बहुमत का इसलिए है क्योंकि लोकसभा इस वक्त 541 की है। यूपीए के 256 के अलावा समाजवादी पार्टी का बाहर से समर्थन जो 22 का है उसकी वजह से, और 21 बीएसपी के शामिल करके, और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के 4 और देवेगौड़ा की जेडीएस के 3 सांसद शामिल करके सरकार का समर्थन हो जाता है 306 सांसदों का। 306 सांसदों का समर्थन 541 की लोकसभा में, जिसमें 206 सरकार में शामिल और बाकी सांसद 50 सांसद जो हैं उनका बाहर से समर्थन इससे हो रहा है 306। लेकिन सरकार में शामिल दल जो हैं वो मिलकर सिर्फ 256 हो रहे हैं। ममता बनर्जी के 19 सांसद हटने के बाद, तृणमूल कांग्रेस के 19 सांसद हटने के बाद, इसलिए सरकार आ रही है अल्पमत में। संसद में वोटिंग से सरकार का इनकार हुआ। सरकार ने इनकार कर दिया है, वोटिंग की मांग कर दी। आज तृणमूल कांग्रेस ने समर्थन वापस लेते ही वोटिंग की मांग कर दी कि एफडीआई के फैसले पर वोटिंग होनी चाहिए। संसद में आश्वासन दिया गया था कि सहमति बनाई जाएगी, फिर फैसला लिया जाएगा, लेकिन अगर विदेशी किराना का फैसला लिया गया है तो उस पर वोटिंग होनी चाहिए। इस पर अब सरकार ने साफ कह दिया, नारायणसामी साहब ने साफ कह दिया है कि वोटिंग नहीं होगी, हम अल्पमत में नहीं है, सरकार बहुमत में है। फ्लोर टेस्ट के लिए भी आप लोगों ने बोला? नहीं, हम लोग को बोला नहीं, हम लोग को बोला है कि एफडीआई में पार्लियामेंट में एक बयान है, वो बयान पार्लियामेंट में जांच होना चाहिए, उस पर वोट होना चाहिए। राष्ट्रपति को समर्थन की चिट्ठी सौंपते हुए टीएमसी के सांसदों ने महामहिम से एक ऐसी मांग कर डाली जिसने एसी कमरे में बैठे सरकार के सूरमाओं के चेहरे पर पसीने ला दिए। फ्लोर टेस्ट के लिए भी आप लोगों ने बोला? नहीं, हम लोग को बोला नहीं, हम लोग को बोला है कि एफडीआई में पार्लियामेंट में एक बयान है, वो बयान पार्लियामेंट में जांच होना चाहिए, उस पर वोट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द कंट्री दे आर अपोजिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द एफडीआई, सो गवर्नमेंट शुड गो टू द पार्लियामेंट on FDI issue and take the decision from the member of the parliament. यूपीए से सारे नाते तोड़कर टीएमसी के नेताओं ने संसद में वोटिंग की मांग भी कर डाली है। तृणमूल कांग्रेस की दलील ये है कि सरकार ने संसद का भरोसा तोड़ा है। दिल्ली में टीएमसी सांसद राष्ट्रपति को समर्थन वापसी की चिट्ठी सौंप रहे थे तो दूर कोलकाता में टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी सरकार पर बरस रही थी। আমরা ক্ষমতা চাই না, আমরা জনতা চাই। মমতা ক্ষমতা চায় না, মমতা জনতা চায়, জনগণ চায়। আমি সব ছাড়তে পারি মা মাটি মানুষের জন্য, কিন্তু মা মাটি মানুষকে ছাড়তে পারি না, এটা মাথায় রাখতে হবে। আমি সব ছাড়তে পারি। टीएमसी अब तक दिल्ली में जंतर मंतर पर विरोध की बात कर रही थी, लेकिन राष्ट्रपति से मिलने के दौरान उसने एफडीआई पर बहस की मांग भी कर डाली। सवाल ये है कि क्या सरकार एफडीआई पर बहस करवाएगी? फिलहाल कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं दिख रही। सरकार का मेजॉरिटी है, अभी उन्होंने बोल रहा है ये चर्चा करिए। अभी ये डिसीजन कैबिनेट में हुआ, ये लेजिस्लेशन नहीं है, उसको वोटिंग को संसद में देने के लिए। सर, अगर बहुत ज्यादा इसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई है और फ्लोर टेस्ट मांगा जा रहा है तो क्यों नहीं ले लेते फ्लोर टेस्ट? सारा मुद्दा पर फ्लोर टेस्ट नहीं आएगा,
मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज उन्होंने समर्थन दिया। फ्लोर टेस्ट के लिए क्या जरूरत है? सरकार ने टीएमसी की मांग को खारिज कर दिया है, वहीं दूसरे दल भी इस पर साफ साफ कुछ नहीं कह रहे। ऐसी स्थिति पैदा होती है, ऐसे हालात पैदा होते हैं, तो राष्ट्रपति को इन तमाम हालात पर, इस तरह के संवैधानिक संकट पर, इस तरह से लोकतांत्रिक संकट पर फैसला लेना पड़ता है। अगर इस पर चर्चा के लिए प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से आया तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी, या तृणमूल कांग्रेस इसमें आगे चले तो आपके लिए ज्यादा आसानी होगी? सवाल ये है। देखिए ऐसा है कि जो हमने बंद में भी देखा, पहले इसको प्रस्ताव आने दीजिए, कोई लाता प्रस्ताव, लेकिन हम ये आपको बोल रहे हैं कोई प्रस्ताव लाए, लेकिन समाजवादी पार्टी एफडीआई के मुद्दे पर रिटेल में बिल्कुल से इसका अपोज कर रही है। आप प्रस्ताव ये आसानी किससे होगी, इससे कोई मतलब नहीं कहने कि हम लोग प्रस्ताव नहीं ला रहे हैं। आप प्रस्ताव लाएंगे, अपोजिशन नहीं लाएगा, लाने दीजिए उस पर। सवाल यह है कि एफडीआई पर बहस का प्रस्ताव कौन लाएगा। वैसे सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है और इसे संसद में पास करवाना भी जरूरी नहीं है। तो ये वोटिंग मांगी है तृणमूल कांग्रेस ने, जिस पर सरकार कह रही है कि वोटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अल्पमत में नहीं हैं। हमारे साथ जयंत घोषाल मौजूद हैं और हमारे साथ अपने एक्सपर्ट विजय विद्रोही हमारे साथ हैं। जयंत साहब, ये क्यों मांगी तृणमूल कांग्रेस ने, ये वोटिंग की मांग क्यों रखी, इसके पीछे रणनीति क्या है? देखिए, मैं टिप्पणी करने के पहले मुझे लगता है कुछ इन्फॉर्मेशन देना ज्यादा रोचक होगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये जो आइडिया है ये लाल कृष्ण आडवाणी जी का आइडिया है। कौन सा आइडिया? ये जो पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन एक करने का, और ये उचित अनुचित ये हम बाद में विचार करेंगे, हम आपको इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। न्यू डील के समय आप याद कीजिए, आडवाणी जी एक प्रपोजल बनाया था, ड्राफ्ट प्रपोजल, और सेंस ऑफ द हाउस ये आइडिया आडवाणी जी का था कि प्रकाश कराट को फोन किए थे और फोन करके बताया था कि आप अगर ये ऐसे एक सेंस ऑफ द हाउस हो रहा है, मेजोरिटी ऑफ द पार्टीज न्यू डील के खिलाफ है, तो अगर हम लोग एक साथ इसको करें तो कांग्रेस विल बी आइसोलेटेड। प्रकाश कराट मान लिए थे क्योंकि प्रकाश कराट में भी एक एंटी कांग्रेसिज्म का डीएनए है, वो इमरजेंसी समय का प्रोडक्ट है सब। और प्रकाश कराट ने जब बोल दिए थे हाँ, तो आडवाणी जी बहुत खुश हो गए थे कि बीजेपी का भी एक लेफ्ट का अगर सपोर्ट मिलता है तो एक क्रेडिबिलिटी बढ़ता है, वो अनटचेबिलिटी का खत्म होने का कोशिश बीजेपी का पूरा मतलब चलता रहता है। लेकिन सीताराम येचुरी इस प्रपोजल से बहुत नाराज थे और बोले थे कि बीजेपी के ये जो प्रपोजल है इसमें ये ट्रैप्ड होने से हमारा जो सेकुलर आइडेंटिटी है, ये सेंस ऑफ द हाउस के नाम में ये हम नहीं कर सकते। तो वो खत्म हो गया है, उसके वो तो आज इतिहास है। लेकिन अभी फिर से एफडीआई इन रिटेल में एक सेंस ऑफ द हाउस का प्रपोजल का ये आइडिया राष्ट्रपति के साथ भी बीजेपी की लीडर्स जब मिलने गए थे तब पार्लियामेंट सेशन बुला सकते हैं या नहीं, ये चर्चा प्रणब मुखर्जी के साथ भी हुआ था। और प्रणब मुखर्जी ने इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्या है क्या नहीं है, ये एक चर्चा का विषय हुआ था। लेकिन राष्ट्रपति कोई ओपिनियन नहीं देते हैं, सुनते हैं। और आडवाणी जी ने बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनमें चर्चा किए थे, लेकिन नितिन गडकरी साहब इसमें एक्साइटेड नहीं थे क्योंकि नितिन गडकरी साहब को लगा कि अभी तो पार्लियामेंट सेशन बीजेपी चलने नहीं दिया और नितिन गडकरी पार्लियामेंट में नहीं है और अध्यक्ष जी है, लेकिन शिकायत तो बीजेपी के खिलाफ हो रहा है कि आप पार्लियामेंट चलने नहीं दिए हैं और स्पेशल सेशन के मांग कर रहे हैं, और इतना अल्प समय में, इतना कम समय में, अच्छा है कि और थोड़ा लेट करके करें। तो इसीलिए नितिन गडकरी थोड़ा हेजिटेंट था और इसके लिए जो प्लान था, प्लान ए, कि धरना मतलब बंद के नेक्स्ट डे राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, नीतीश कुमार ने उसमें पानी फेंक दिया। मतलब नीतीश कुमार ने बोले कि इतना जल्दबाजी करके ये पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन बाद में आगे, पहले तो नितिन गडकरी, नीतीश कुमार ने, अच्छा। जो जेडीयू का मतलब बिहार चीफ मिनिस्टर भी, क्योंकि वो एनडीए के पार्टनर है, अगर रेजोल्यूशन में आप नीतीश कुमार का ही सपोर्ट नहीं है तो वो कह रहे हैं कि हम इशू में सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन पहले तो समर्थन प्रत्याहार करने दीजिए। वो तो राष्ट्रपति के पास पहले तो तृणमूल कांग्रेस सपोर्ट विथड्रॉ करे, उसके पहले ही हम राष्ट्रपति के पास क्यों चले जाए। तो ये टाइमिंग जो है, मतलब बीजेपी ने आडवाणी जी को ना नहीं बोले हैं, लेकिन चर्चा चल रहा है कि ये कैसे होगा, क्या होगा। इस सिलसिले में ममता बनर्जी को भी इन्वॉल्व करने का एक प्रयास शुरू हुआ और पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर से, बीजेपी के पार्लियामेंट्री पार्टी के तौर से तृणमूल के पार्लियामेंट्री पार्टी, क्योंकि पॉलिटिकली नहीं लेकिन संपर्क किए, ममता बनर्जी ने बीजेपी को कह दिया कि हम, अगर आप रेजोल्यूशन ले आएंगे हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम
इसके सहमत है कि इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए यानी वो और हम प्रपोजल ले आ सकते हैं। आप हमें सपोर्ट कीजिए। इस कहानी में मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूं। ये कहानी बड़ी दिलचस्प, जिसको हम आगे भी सुनेंगे, लेकिन उधर कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हो गई है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एबीपी संवाददाता रवि धीमान। रवि, क्या हुआ, क्या पता चला? देखिए, फिलहाल अभी सिर्फ कुछ देर पहले ही यहाँ से सोनिया गांधी निकली हैं। कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई, काफी लंबी चली है बैठक किशोर, और 6 बजे बैठक शुरू होनी थी, लेकिन सोनिया गांधी यहाँ पर उससे 15 मिनट से पहले ही यहाँ पर आ गई थी। यानी सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री के बीच करीब 15 मिनट 1-to-1 हम कह सकते हैं बातचीत हुई है। जो सुगबुगाहट है वो आजकल के सियासी माहौल को लेकर है कि किस तरह कांग्रेस की रणनीति होगी आने वाले दिनों में। नंबर जो है वो कांग्रेस का ऐसा दावा है कि उसने जुटा लिए हैं। तो इस बैठक में आने वाले दिनों में किस तरह के आर्थिक सुधार हो सकते हैं और किस तरह से अपने नंबर और पुख्ता कर सकती है सरकार, खासतौर पर जो बातचीत लगातार अटकलें चल रही है कि टीआरएस के साथ बातचीत चल रही है और केसी राव को कांग्रेस ने इस बात पर राजी कर लिया है कि वे अगर तेलंगाना की घोषणा होती है तो वे सकारात्मक रुख अपना सकते हैं यूपीए के साथ। इन तमाम मुद्दों पर इसमें कोर ग्रुप में जरूर बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं आगे की रणनीति ममता के बगैर जो यूपीए का ढांचा आएगा, ममता के बगैर जो यूपीए की राह होगी, उसकी रणनीति तय करने की कवायद आज जरूर हुई है। और अभी प्रधानमंत्री का राष्ट्रनाम संदेश भी है, तो उसके बारे में कुछ संकेत मिल रहे हैं कि क्या और ज्यादा सरकार फ्रंट फुट पे आके और कुछ घोषणाएं कर सकती है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र नाम संदेश होगा उसमें प्रधानमंत्री इस बात पर ज्यादा तवज्जो देंगे कि उनको ऐसे कदम क्यों उठाने पड़े हैं, क्या वाकई में स्थिति है, देश के आर्थिक हालात कैसे हैं और क्यों सरकार को इतने सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़े और सरकार ने अपने एक अहम सहयोगी की नाराजगी की भी परवाह नहीं की। इन सब बातों को लेकर प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं ये जरूर समझाने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से एफडीआई किराना कारोबार में या एफडीआई। तो लगभग आप एक लाइन में ये कहा जाए रवि कि सरकार और कांग्रेस, खासकर कांग्रेस अभी फ्रंट फुट पर ही खेल रही है। जी बिल्कुल, फ्रंट फुट पर खेल रही है और बैक फुट पर जाने का फिलहाल कोई इरादा कांग्रेस के नेता नहीं दिखा रहे। शुक्रिया रवि आपका। तो तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस अलग अलग हो गई। कांग्रेस के कोर ग्रुप की बैठक भी खत्म हो गई है और साफ संकेत ये मिल रहे हैं कि कांग्रेस बिल्कुल भी बैकफुट पर नहीं है। और हमें जयन साहब वो कहानी बता रहे थे कि ये तृणमूल ने जो बात वोटिंग की कि वोटिंग होनी चाहिए, वो आइडिया असल में बीजेपी का था। तो बीजेपी के साथ कुछ ना कुछ तालमेल शुरू हो गया है, जयन साहब, ये कहा जाए? हाँ, मतलब देखिए, ममता जी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में इसमें, क्योंकि देखिए ये बहुत साफ मतलब कर देता हूं मैं, जो जानकारी है मेरे पास, आपको याद होगा लोकपाल बिल के समय भी अरुण जेटली के साथ मुकुल रॉय, डेरेक ओब्रायन मीटिंग किए थे। तो पार्लियामेंट्री पार्टी का जहां एक्टिविटीज है, पार्लियामेंट का जहां सवाल है, वहां जैसे मुरली मनोहर जोशी, सीताराम येचुरी, नितिन गडकरी मीटिंग कर रहे हैं कल, ममता बनर्जी के साथ भी पार्लियामेंट्री पार्टी लेवल में बातचीत हो रहा है। संसद में जो रणनीति संसद में जैसे पीएसी का आज मीटिंग था, वहां तृणमूल भी है, बीजेपी भी, जोशी जी है। तो एक तरफ पार्लियामेंट्री पार्टी एक्टिविटीज है, लेकिन ममता बनर्जी जब उमा भारती कलकत्ता में परसों पहुंचे थे और एक गंगा के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे, तो ममता बनर्जी को पुलिस जो इजाजत नहीं दिए हैं। विजय गोयल कल कलकत्ता में गए थे ममता जी से मिलने के लिए, काटेसी कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट किए थे, ममता जी से मिले नहीं है। तो ममता जी बीजेपी के साथ भी अभी इतना मतलब संबंध नहीं करेंगे, क्योंकि 29% मुस्लिम वोट है और एनडीए में रह चुके हैं। पहले वो देख चुके हैं कि जब ये किया था गठबंधन तो उससे नुकसान एक एमपी बन गए थे, मतलब एक एमपी हो गया था। विदाउट कांग्रेस और विथ बीजेपी ममता बंगाल पॉलिटिक्स में क्या होता है ममता ने देख लिए हैं। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि ममता एनडीए में, जितना भी आप उसको लोग सोचे, और बीजेपी दे आर इन हरी, वो बार बार कह रहे हैं कि ममता जी को एनडीए में लाना चाहते हैं, लेकिन ममता जी का भी कंपल्शन है, इतना जल्दी नहीं जा सकता। लेकिन ममता जी रेजोल्यूशन का जो इशू है उसमें ममता जी का कहना है कि पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन और नो सेशन, एक दिन तो सेशन होगा ही, रिटेल लेके चर्चा करना। क्योंकि प्रणब मुखर्जी का जो स्टेटमेंट है जिसमें लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर से बात करके जब तक कॉन्सेंसस नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कर रहे हैं, उस बिंदु को बनाना चाह रही है तृणमूल कांग्रेस, भी मुद्दा बनाना चाह रही है। विजय, ये कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है। ब्रेक पर जाने से पहले आपकी राय जानना चाहूंगा, ये कांग्रेस में क्या पकता दिख रहा है आपको? ये जो फ्रंट फुट पे बैटिंग चल रही है और अभी राष्ट्र के नाम संदेश में भी ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री बताएंगे कि उन्होंने ये फैसला क्यों लिया और आगे क्या फैसले लेने वाले हैं।
देखिए, कांग्रेस अब इतना आगे बढ़ गई है तो कांग्रेस को अब पीछे तो हट नहीं सकती, और पीछे हटी तो बिल्कुल मटियामेट हो जाएगा। तो ऐसे में अब कांग्रेस को आगे, अब मुझे लगता है कि आज की बैठक में मुख्य तौर पर यही विचार कांग्रेस शायद कर रही होगी कि आगे कौन कौन से ऐसे बिल हैं जिनको लेजिस्लेशन के थ्रू क्या पास कराया जा सकता है या नहीं पास कराया जा सकता, या ऐसे कितनी चीजें हैं रिफॉर्म्स के नाम पर जो कि सीधा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के नाम पर निकाली जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस को इस बात पे मंथन करना है कि दो बड़े बिल, जो भूमि अधिकरण बिल है और फूड सिक्योरिटी एक्ट है, फूड सिक्योरिटी बिल है, उन पे सरकार खुद तो सहमत हो, खुद सहमत हो, वो खुद ही सहमत नहीं हो पा रही है, तो वो उसको आगे अपने साथियों के सामने क्या रखेगी और क्या पास कराएगी, और इस पर अगला चुनाव का बहुत कुछ कांग्रेस का दारोमदार टिका हुआ है उस पर। और रेल मंत्रालय अगर कांग्रेस अपने हाथ में ले लेगी तो उसके जरिए क्या क्या करेगी, ये मंथन भी कुछ जल्दी शायद कांग्रेस में शुरू हो जाए। अलग अलग हो गए ममता बनर्जी और मनमोहन सिंह, यानी तृणमूल कांग्रेस सरकार से अलग हो गई, और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रात 8 बजे बड़े फैसलों पर बोलेंगे, देश को बताएंगे कि ये फैसले, ये बड़े फैसले, ये कड़े फैसले क्यों लिए गए, और ये भी उम्मीद की जा रही है, ये भी बताएंगे कि आगे और कौन से ऐसे कड़े फैसलों की उम्मीद करे देश, और किन किन बड़े फैसलों की संभावनाएं हैं, इन पर भी शायद रोशनी डालेंगे प्रधानमंत्री। बस आधा घंटा बाकी, 8 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश होगा। उधर यूपी और सरकार से बाहर हो गई ममता बनर्जी ने, सरकार और जो के वो बाहर तो हो गई, लेकिन सरकार और ममता के बीच नई लड़ाई छिड़ गई है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को समर्थन वापसी की चिट्ठी देने गए तो ये मांग भी करके आ गए कि एफडीआई पर संसद में वोटिंग होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने वोटिंग से इनकार कर दिया है। ममता का कहना है कि सरकार अल्पमत में है, लेकिन सरकार ने कहा है कि सरकार बहुमत में है। इन सब मुद्दों पर पीएमओ में राज्य मंत्री वी नारायणसामी से बात की एबीपी संवाददाता आशीष कुमार सिंह ने। तृणमूल कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने यूपीए सरकार से इस्तीफा दे दिया है। समर्थन वापसी की चिट्ठी भी सौंप दी गई है राष्ट्रपति को। हमारे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायणसामी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, तृणमूल कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने आखिरकार इस्तीफा भी दे दिया, आपकी सरकार से समर्थन भी वापस ले लिया। टेक्निकली कहें तो आउटसाइड सपोर्ट को अगर अलग रखा जाए तो अब तो आपकी सरकार माइनॉरिटी में आ गई। नो, हमारा सरकार माइनॉरिटी में नहीं है। अभी आपको मालूम है राष्ट्रपति के पास अभी समाजवादी पार्टी और बीएसपी का समर्थन लेटर है हमारा सरकार को। ये पूरा हमारा कांग्रेस पार्टी, हमारा अलाइस, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी बाहर से समर्थन दे रहा हूँ, सब इकट्ठा करके हमारा सरकार मेजॉरिटी है, हमारा सरकार माइनॉरिटी नहीं है। सर, तृणमूल कांग्रेस ने इस्तीफे के बाद अपना समर्थन वापसी की चिट्ठी देने के बाद डेयर किया है, चुनौती दी है कि एफडीआई के मामले पर आप लोगों को फ्लोर टेस्ट लेना चाहिए, वोटिंग कराई जानी चाहिए, क्योंकि पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो कि आज राष्ट्रपति हैं, वादा किया था कि बगैर कंसेंसस के इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे। नो, अभी कंसेंसस क्या है? कंसेंसस मेजॉरिटी पार्टी उसको समर्थन देना। आपको मालूम है हमारा कांग्रेस पार्टी डीएमके में कुछ एडिशन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, दी एनसीपी, ये पॉलिटिकल पार्टी पूरा हमारा डिसीजन को समर्थन दिया। दूसरा है बीएसपी का समर्थन है, एसपी में कुछ डिफरेंस है। फिर भी एसपी का अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष आदरणीय मुलायम सिंह जी ने बताया हमारा सपोर्ट ये सरकार, यूपीए सरकार को 2014 तक है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकार का मेजॉरिटी है। अभी उन्होंने बोल रहा है ये चर्चा करिए, अभी ये डिसीजन कैबिनेट में हुआ, ये लेजिस्लेशन नहीं है, उसको वोटिंग को संसद में देने के लिए अभी डिसीजन हुआ, कोई पार्टी विरोध कर रहा है। अभी आपको मालूम है ये एफडीआई इन रिटेल हम जाने के समय में एक राइडर क्लास हम दिया, कोई प्रदेश में उनको इच्छा नहीं है एफडीआई इन रिटेल वहां लाने के लिए, उन्होंने रोकने के लिए उनका अधिकार है। क्या अभी तृणमूल कांग्रेस का क्या प्रॉब्लम है? मैं सर, अगर बहुत ज्यादा इसको लेके कंट्रोवर्सी हो गई है और फ्लोर टेस्ट मांगा जा रहा है तो क्यों नहीं ले लेते फ्लोर टेस्ट? नो, फ्लोर टेस्ट आपको मालूम है सारा मुद्दा पर फ्लोर टेस्ट नहीं आएगा। आपको मालूम है एक ही पार्टी डिमांड कर रहा है। अभी हमारा तरफ से एक पॉलिटिकल पार्टीज, मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने समर्थन दिया। तब अभी ये अभी आपको फ्लोर टेस्ट के लिए क्या जरूरत है? फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। नो, फ्लोर टेस्ट के लिए क्या जरूरत है मैं पूछ रहा हूं आपको।
अभी आपको मालूम हमारे पास नंबर है, फ्लो स्टेट किसके लिए है? माइनॉरिटी सरकार को फ्लो तो चाहिए, यहाँ हमारे पास मेजॉरिटी नंबर है, राष्ट्रपति के पास हमारा कांग्रेस पार्टी का, हमारा अलायंस का, कुछ पॉलिटिकल पार्टी बाहर से समर्थन दे रहा है, उनका लेटर राष्ट्रपति के पास है, उसके लिए हमारा नंबर ठीक है। ममता बनर्जी जी ने कहा कि मैं किसी से डरती नहीं हूँ, टाइग्रेस की तरह रहा है। ये मैं उसके बारे में मैं कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देने के लिए हम तैयार नहीं है। ये उनका स्टाइल है, आप लोगों को मालूम है, देश में लोगों को मालूम है। अभी कोई लीडर बनने के बाद हम सबको सम्मान दे के जाना अच्छा है। तृणमूल का सरकार से अलग हट जाने का अफसोस है सर आपको? नो, हमारा तरफ से आपको मालूम है, हमारा कांग्रेस मंत्रीगण वहाँ बंगाल में उन्होंने इस्तीफा दिया, ममता बनर्जी सरकार से उन्होंने बाहर आया। हम वहाँ अपोजिशन पार्टी के तरफ से हम काम करूँगा, विरोधी दल का काम हम करूँगा, लोगों के सामने जाके बोलूँगा ये सरकार लोगों को सेवा करने के लिए क्या किया, उनका डिफेक्ट्स है, उसके बारे में बात करूँगा। सर 30 तारीख को तृणमूल आपकी सरकार की नीतियों के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। अभी बंगाल में आपको मालूम है इतना प्रदर्शन हो रहा है, तृणमूल कांग्रेस का प्रदर्शन, अभी लेफ्ट पार्टीज का प्रदर्शन, वामपंथियों पार्टी का, ये बंगाल का स्टाइल अलग है। तृणमूल के आखिरी सवाल सर, तृणमूल कांग्रेस के आपकी सरकार से बाहर हो जाने के बाद कोई फर्क पड़ता है आपको? नो, हमारे तरफ से मैं अभी आदरणीय प्रधानमंत्री ने बताया, मैं दुखी हूँ, उन्होंने इस्तीफा दिया आदरणीय प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर आने के लिए। उस टाइम में प्रधानमंत्री बताया मैं दुखी हूँ, ये प्रधानमंत्री का मन में है, ये अभी सारा हमारा अलायंस पार्टी को इकट्ठा लेके जाना। एक ही पॉलिटिकल पार्टी, उनके पास 18 नंबर है, उन्होंने पूरा सरकार को कोई डिसीजन सरकार ले रहा है उसको रोकने के लिए कैसा अधिकार होगा? आपको लगता है तृणमूल को ये अधिकार नहीं था? नो, तृणमूल का ओपिनियन अलग है, ओपिनियन को हम रेस्पेक्ट देता हूँ, सम्मान देता हूँ, उसको हम बातचीत कर रहा हूँ। उसके बाद लोगों को ये डिसीजन एफडीआई रिटेल लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को मालूम होना चाहिए, ये एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं है। सर कोई नए सहयोगी क्या सरकार में शामिल हो सकते हैं? टीआरएस, बीएसपी, किन्हीं नई पार्टियों से बात चल रही हो सरकार में शामिल करने के लिए? उसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी नारायण स्वामी साहब, जिन्होंने खास तौर पर बात की एबीपी न्यूज से। उनका कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के इस्तीफा दे देने या समर्थन वापसी के बाद भी सरकार पर असर नहीं पड़ता है, सरकार माइनॉरिटी में नहीं अभी भी मेजॉरिटी में बनी हुई है। कैमरामैन राकेश शर्मा के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये रुख है कांग्रेस का, ये रुख है सरकार का कि तृणमूल कांग्रेस के जाने के बाद भी असर नहीं पड़ रहा है और जो फैसले लिए गए सही लिए गए। देश को पीएम का संदेश सुनने को मिलेगा आज रात 8 बजे। लाइव जरूर देखिएगा आप एबीपी न्यूज़ पर। प्रधानमंत्री बताएंगे कि ये फैसले क्यों लिए गए, ये फैसले जिनसे उनकी सरकार तक पे खतरा आ गया, वो फैसले क्यों लिए गए और आगे कौन से फैसले लिए जाने हैं, इसका भी शायद अंदाज़ा लग पाएगा उनके संदेश से। सबको इंतजार है 8 बजे का। अब से कुछ ही देर बाद 8 बजे प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश होगा। अब हमारे साथ जयंत घोषाल और विजय विद्रोही लगातार बने हुए हैं। जयंत साहब, ये हम बात कर रहे थे तृणमूल कांग्रेस की और उसने वो क्यों मांग की कि वोटिंग होनी चाहिए। ये अब कांग्रेस के साथ, अगर बीजेपी के साथ खुल के जा नहीं सकती ममता बनर्जी, तो कांग्रेस के साथ रिश्ता कैसा रहेगा? कांग्रेस के साथ क्या के लिए बिल्कुल तल्ख बयानी शुरू हो जाएगी? देखिए, मुझे लगता है जहां तक ममता जी का पॉलिटिक्स है, राजनीति है, कांग्रेस के साथ रिश्ता एकदम कंप्लीटली पूर्ण विराम नहीं हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी चाहेंगे कि सपोर्ट विड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन ममता भी चाहेंगे कि एक फेडरल स्ट्रक्चर में एक चीफ मिनिस्टर का सेंटर के साथ जरूरत तो पड़ती रहेगी कांग्रेस की। देखिए अभी इकोनॉमिक इश्यूज है। क्या अमित मित्रा साहब को चिदम्बरम साहब के साथ मीटिंग करना नहीं पड़ेगा? क्या उसको बॉयकॉट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वाजपेयी जी को ज्योति बासु ने बोले थे कि बर्बरिक अनसिविलाइज सरकार और प्राइम मिनिस्टर के साथ आप नहीं मिलेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ ना। और ज्योति बासु ने वाजपेयी जी के साथ काटिसी कॉल किया था, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने रिश्ता बनाया वाजपेयी जी और आडवाणी जी के साथ खासकर। तो ममता जी का भी, अगर नरेंद्र मोदी चिदम्बरम साहब के साथ अभी जंगीपुर में ये चुनाव, जंगीपुर में चुनाव में मैं आपको कह रहा हूं कि जो विरोध है उसमें अगर आप देखेंगे तो क्या है, नेचुरल है,
कि तृणमूल के भी बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी के बेटे जो अभी वहाँ कैंडिडेट हुआ है उसको विरोध करना चाहिए, लेकिन ममता जी नहीं कर रहे हैं। यानी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, नहीं, मतलब वो क्या है, वो सपोर्ट कर रहे हैं और कैंडिडेट नहीं देंगे, और उसको प्रणब मुखर्जी का बेटा को, तो इसका मतलब क्या है, तृणमूल कांग्रेस इज सपोर्टिंग द कांग्रेस कैंडिडेट। वो प्रणब मुखर्जी का बेटा है या कौन है उधर, लेकिन ममता का कहना है कि हमने कमिटमेंट इज कमिटमेंट, मैंने प्रणब दा को कमिटमेंट किए हैं, और वो प्रणब बाबू का विरोध किए थे, इसीलिए अभी वो जो उस समय जो डिबेट हुआ था, अभी सिविक रिसेप्शन दे के रिश्ता बना के अभी उससे वो चेंज नहीं करना चाहते। बस 16 मिनट 15 मिनट बाकी, 8 बजने वाले हैं और प्रधानमंत्री होंगे लाइव। आप देख सकेंगे एबीपी न्यूज पर उनका राष्ट्र के नाम संदेश, और इंतजार है कि वो क्या बताते हैं, क्या कहते हैं, क्या कारण सरकार की तरफ से पेश किए जाते हैं इन बड़े फैसलों को लेकर, और आगे का रोड मैप क्या होने वाला है, आगे क्या और ऐसे फैसलों की उम्मीद करे देश। विजय जी हाँ, अभी तक जो माहौल बन रहा है कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं, तृणमूल कांग्रेस, जो ये सब कह रही हैं कि एफडीआई लाने से इतना घाटा हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा, मुझे लगता है प्रधानमंत्री अपनी तरफ से सफाई देने की, अपनी तरफ से कहने की कोशिश करेंगे कि आखिर एफडीआई से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, किसानों को क्या फ़ायदा हो सकता है, कंज्यूमर को क्या फ़ायदा हो सकता है, और क्या क्या उन्होंने। एक बात तो विजय मानेंगे, ये सरकार कम्युनिकेशन में काफ़ी कमज़ोर रही है, जो भी फैसले लिए गए, अब जाकर कह रहे हैं कि कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया था, लेकिन जो वक्त कैसे बन रहा था तब कोई ऐसा संवाद नहीं था देश के साथ। हाँ, उस रूप में संवाद नहीं था जैसे पिछले 11 महीने से 12 महीने से चल रहा था ये एफडीआई में रिटेल का बात। अब सरकार ने करीब 100 करोड़ रुपए एडवर्टीजमेंट में और अपनी बात कहलाने के लिए खर्च किए। अगर ये पिछले कुछ महीनों से निरंतर इस पर पैसा खर्च किया गया होता है तो शायद बात और बन सकती थी। एक तो सिर्फ अखबारों के जरिए आप नहीं पहुंच सकते, टीवी के जरिए नहीं पहुंच सकते, आपका जो कार्यकर्ता होता है स्थानीय स्तर पर, उसके माध्यम से भी आप जनता तक पहुंचते हैं, और वहाँ शायद कांग्रेस की सरकार ने कांग्रेस संगठन का फायदा उठाते हुए इस तरह की कोई कोशिश नहीं की। ये सारी चीज़ों की भरपाई शायद अब प्रधानमंत्री करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि जो राहुल गांधी एफडीआई का समर्थन करते रहे, वो राहुल गांधी अभी पिछले कई दिनों से कहाँ हैं, चुप क्यों हैं, है भी कहाँ वो, ये किसी को नहीं पता, और वो क्यों खुलकर सामने नहीं आते। अगर वो अपनी बात क्यों नहीं कहते, सरकार की तरफ से क्यों सफाई देने की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री पर ही क्यों आए, ये कुछ भी बड़े सवाल है। लेकिन मुझे लगता है प्रधानमंत्री अपनी तरफ से मुख्य जोर ये होगा कि आखिर वो क्यों मजबूर हुए ये कदम उठाने से, और इन कदम को उठाने से जनता को बाद में क्या क्या फायदा हो सकता है, इस पर ज्यादा ध्यान होगा। ये उम्मीद प्रधानमंत्री के संदेश से कि पता चले कि सरकार क्या करने वाली है, और सरकार ने अब तक जो किया वो क्यों किया, और आगे क्या उम्मीद कर सकता है देश, किस तरफ जा रही है हमारी अर्थव्यवस्था। क्योंकि प्रधानमंत्री को एक आर्थिक विशेषज्ञ के रूप में ये देश देखता है और उम्मीद करता है कि अगर देश संकट में है, अर्थव्यवस्था संकट में है, तो कोई ऐसा रास्ता सुझाया जाएगा जिससे सबका फायदा हो। और अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश होगा, जिसमें वो बताएंगे ये बड़े और कड़े फैसले क्यों लिए गए। देखिएगा लाइव प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश बस कुछ ही देर में। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, एस सी त्रिपाठी साहब। पेट्रोलियम पर प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, त्रिपाठी साहब की उसमें हम राय लेंगे कि प्रधानमंत्री किस तरीके से तेल को लेकर जो संकट बना हुआ है उसके बारे में, देश की दिशा और अभी फिलहाल अर्थव्यवस्था की क्या दशा है उस पर बात करेंगे। लेकिन त्रिपाठी साहब, अभी तो ये जिस तरह से फैसले एक के बाद एक लिए जा रहे हैं, उससे रुपया जो थोड़ा सा मजबूत होना शुरू हुआ है, इससे अच्छे संकेत मिल रहे हैं तेल की कीमतों को लेकर भी कि रुपया मजबूत होगा तो इम्पोर्ट बिल थोड़ा कम होगा। रुपया तो इसलिए मजबूत हो रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट है जी उसके कम होने की संभावना लग रही है। तो इसको देखते हुए जो बाज़ार में और जो मनी चेंजर्स होते हैं उनमें ये एंटिसिपेशन हो रहा है फिस्कल डेफिसिट कम होगी, तो कुछ ट्रेड डेफिसिट भी कम होगी, करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होगी, कुछ डॉलर भी देश में आएंगे तो उससे भी डॉलर देश में आएगा, इन्वेस्टमेंट का सिनेरियो इम्प्रूव होगा। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए पहले से ही मार्केट इन बातों को कैप्चर करता है, और इसीलिए आप देखेंगे कि हालांकि अभी ये सब इनका असर आने में टाइम लगेगा, लेकिन मार्केट में सेंटिमेंट उससे इम्प्रूव हो जाता है, और उसकी वजह से शायद डॉलर जो है वो रुपए के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर हुआ है, अर्थात रुपया थोड़ा इम्प्रूव होने लग गया है। तो उससे तेल के बिल पे भी असर पड़ेगा। तो आगे क्या ये जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, अभी तो डीजल के दाम इतना बढ़ा है, लेकिन अभी क्या कुछ उम्मीद की जाए कि ज़्यादा और बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी?
देखिए, अब जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत है उस पर तो भारत का कोई नियंत्रण है नहीं। 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं और आगे चल के ये 85 और 90% हो जाएगा अगले 5 सालों में, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं हैं और जिस तेज़ी से हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है उसको देखते हुए उसमें एनर्जी के सोर्सेज का बहुत उपयोग होता है। कोयला हम उपयोग कर सकते हैं लेकिन कोयले में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए क्रूड ऑयल का आयात बढ़ता जाएगा और जब आयात बढ़ता जाएगा और उस पर कीमत पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं होगा तो हमें बाकी और चीज़ों के निर्यात बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती जाएगी और फिर वही स्थिति आ जाएगी कि डॉलर जो है ज़्यादा शक्तिशाली रुपये से होने लगेगा। यानी संकट जो है वो इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है? जी नहीं, ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म इस पर सोल्यूशन चाहिए। कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन थोड़े दिन के लिए तो उपयोगी हो सकता है, लेकिन तो उसके बाद जो है फिर स्थिति वहीं की हो जाएगी, वहीं की तहीं। दिक्कत यही, एक छोटा सा कमेंट एक ब्रेक पर जाने से पहले विजय, आपका दिक्कत ये है कि ये लॉन्ग टर्म जो ये लंबी अवधि के जो सोल्यूशन है वो सरकारें देने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती हैं, क्योंकि चुनाव 5 साल में आ जाता है, तो 5 साल के अंदर अंदर जो हो जाए वही करना है सरकारों को। 5 साल में भी जो पहले 2 साल तो सिर्फ यूं ही भी गुजर जाते हैं और तीसरे साल से कुछ सरकार जागना शुरू होती है और चौथा पांचवा साल तो इलेक्शन ईयर का हो जाता है, उसमें सरकार कुछ काम करते, एक सिर्फ लुभावने वादे होते हैं। तो कुल मिला के 1-1.5 साल का रहता है, फिर बीच में इलेक्शंस आ जाते हैं, तो इलेक्शंस की विधानसभा चुनाव की मजबूरियां हो जाती हैं और ऐसे में गठबंधन की सरकार के सामने तो सचमुच कई बार लगता है कि ऐसी मजबूरी हो जाती है कि वो चाहते हुए भी कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाती है। और यही सब शायद सरकार की तरफ से अभी पेश करेंगे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। कुछ ही देर में राष्ट्र के नाम संदेश।